अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है आपका केमिकल स्टेरिलाइजेशन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फिजिकल मेथड्स को। अब कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिन्हें जो फिजिकल मेथड्स या डायरेक्ट हीटिंग के थ्रू या मॉइस्ट हीटिंग के थ्रू क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, थर्मोलेबाइल होते हैं, वो उनकी शार्पनेस वगैरह ख़राब हो जाती है। तो ऐसे मटेरियल के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं। अब इनमें जैसे आपके कुछ मटेरियल आ जाते हैं जो फाइबर ऑप्टिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, प्लास्टिक्स वगैरह हैं, वो हम डायरेक्ट हीट से या हीटिंग के किसी भी मेथड से हम इफ उससे क्या करते हैं, स्टेलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हीट्स ये बेसिकली हीट सेंसिटिव है। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से केमिकल्स हम यूज़ करके स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। उसमें आपके सबसे पहले आ जाता है इथाइलिन ऑक्साइड। देन आपकी ओजोन है, क्लोरीन ब्लीच है, ग्लूटाल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, परएसिटिक एसिड है, और आपकी जो है सर्टन प्रिऑइंस हैं जो हम यूज़ करके क्या करते हैं, आपकी सर्फेसिस को स्टेरिलाइज करते हैं। सबसे पहले इधर आपको एग्जांपल दी हुई है क्लोरीन ब्लीच की। क्लोरीन ब्लीच बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला मेथड है जिसमें हम बेसिकली क्लोरीन यूज करते हैं। अब ये वाटर जो वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड है उसमें भी ये यूज़ की जाती है, एज वेल एज आपके सर्टेन ब्लीचेस होते हैं जो कि आप हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं, उनमें भी 5.25% आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड प्रेजेंट होता है, जो कि आपकी क्या करता है, स्टेलाइज करने में या क्लीनिंग में आप यूज़ करते हैं। अब इसकी जो डाइल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं वो 1/10 में प्रिपेयर करते हैं, और 1/10 में प्रिपेयर करते हैं, तो आप उसे इमीडिएटली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर तो वहाँ पर चांस है जो भी आपकी सरफेस है उधर माइक्रोबैक्टीरियम की, तो फिर आप इसे 1/5 की जो डाइल्यूशन है उसमें प्रिपेयर करें। इसका मतलब है कि 1 पोर्शन जो है आपका सोडियम हाइपोक्लोराइट आ जाएगा, और जो 5 पार्ट्स हैं वो वाटर के। और इस डाइल्यूशन को प्रिपेयर करके आप क्या करेंगे, आप फ्लोरिंग पे यूज़ कर सकते हैं, आप सर्टेन मटेरियल्स पे यूज़ कर सकते हैं, सो दैट इट बिकम्स फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। अब जो डाइल्यूशन फैक्टर्स है वो फिर अब वेरी करते हैं, ठीक है, कि आपने किस चीज़ को स्टेरिलाइज करना है। इस पे इसमें भी यही होता है कि आपकी जो है बैक्टीरिया है या जो माइक्रोब है वो किल हो जाता है। लेकिन कंप्लीट रिमूवल के लिए ना आपको एटलीस्ट उसे 20 मिनट के लिए छोड़ना होता है, ठीक है, मतलब सो दैट वो जो सरफेस है उस पे वो आपका जो भी आपने डाइल्यूट करके प्रिपेयर किया है सोल्यूशन वो उस पर रहे, और वो रिएक्ट करे उन माइक्रोब से और उन्हें 100% किल कर दे। अच्छा, इस मेथड से आपकी जो सेल्स हैं, जो बैक्टीरियल सेल्स हैं या जो भी माइक्रोबियल सेल्स हैं वो तो किल हो जाते हैं, लेकिन स्पोर इससे नहीं खत्म होते। लेकिन एक अगर हम बात करें तो स्टेनलेस स्टील्स वगैरह हो गई या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, वो इससे अगर आप इसे स्टेरिलाइज करने की कोशिश करेंगे तो ये उसके स्ट्रक्चर को बेसिकली डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि ये थोड़ा कोरोसिव नेचर का है। तो हम उनके लिए दूसरे मेथड यूज़ करते हैं। अब ओजोन देख लेते हैं। ओजोन बेसिकली इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है स्टेलाइज करने के लिए वाटर को, एयर को, सर्टेन सरफेसेस को। अब ये भी जो है थोड़ी टॉक्सिक अनस्टेबल सी गैस है, इसलिए ये हर जगह यूज़ नहीं की जा सकती। तो ये बस सर्टेन प्लेसेस में या सर्टेन जो आपकी इंडस्ट्रीज है सिर्फ वही यूज़ करते हैं ये वाला मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन। अच्छा, उसके बाद आपका जो थर्ड मेथड है जो हमने कहा था मैकेनिकल मेथड है, वो हम देख लेते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम फिल्ट्रेशन यूज़ कर रहे हैं। अब फिल्ट्रेशन में हम सर्टन क्या करते हैं, सर्टन यूज़ करते हैं आपका फिल्टर, और ऐसे फिल्टर होते हैं जो कि आपके माइक्रोब्स को क्या कर लेते हैं, माइक्रोब्स उससे क्रॉस नहीं कर सकते। इवन के फिल्टर का साइज, फिल्टर्स के पोर्स का साइज इतना छोटा होता है कि वायरसेस भी उससे पास नहीं कर होते। तो हम सर्टेन टाइप ऑफ प्रिपरेशंस के लिए ये वाला मेथड भी यूज़ करते हैं, कुछ लिक्विड्स के लिए यूज़ करते हैं, कुछ गैशियस जो आपकी गैसेस हैं या एयर कह लें उनके लिए हम ये वाला मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं। अब कुछ आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं, ड्रग्स होती हैं, वाइटामिन या अमीनो एसिड्स कह लें,
जो कि अगर हम उन्हें दूसरे मेथड से हीट वगैरह से करेंगे तो वो डीनेचर हो सकती हैं। सो दैट उनके लिए हम ये जो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन वाला मेथड है ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाटर के लिए भी यूज़ किया जाता है, वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए भी, एज वेल एज ये वो फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं बेवरेजेस के लिए, उनको उनको भी माइक्रोब फ्री करने के लिए। अच्छा, अब सर्टेन हम प्रिजर्वेटिव्स की बात करें तो फूड इंडस्ट्री में ये यूज़ किए जाते हैं सो दैट माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट किया जा सके और जो आपकी फूड को टॉक्सिक भी ना करें। जैसे आपकी एग्जांपल लें तो सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है इसमें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं किसके लिए, किल करने के लिए और इनहिबिट करने के लिए माइक्रोबियल ग्रोथ को। और ये जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं इनमें आपके सर्टेन केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आ जाते हैं, एंटीसेप्टिक्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि हम यूज़ करते हैं। अब अगर हम इनकी एजेंट्स की बात करें तो डिफरेंट, अगर आपकी डिजीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनमें हम एंटीसेप्टिक्स एजेंट यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर आपको कट लग जाए, ठीक है, तो आप स्पिरिट वगैरह से क्लीन करते हैं, पायोडीन से उसे क्लीन करते हैं। और स्टिचेस आपके जो होते हैं उन्हें हम इससे क्लीन कर रहे होते हैं इन स्पिरिट्स वगैरह से। क्यों कर रहे होते हैं? सो दैट हम माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट कर सकें फ्रॉम दैट रीजन, और अगर कोई माइक्रोब है प्रेजेंट ऑलरेडी तो उसको भी किल कर सकें। अब ये जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं इनका स्टैटिक इफेक्ट भी होता है और सिडल इफेक्ट भी होता है। स्टैटिक का मतलब होता है कि वो इनहिबिट कर देते हैं बैक्टीरियल सेल ग्रोथ को, ठीक है, सेल को किल कर दे, सेल को जो है आपकी उसकी ग्रोथ को रोक देंगे। जब ग्रोथ रुकेगी तो ऑटोमेटिकली वो सेल क्या हो जाएगा, सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सिडल इफेक्ट ये होता है कि 100 आप उसे किल कर देना, सेल को कंप्लीटली किल करना, ताकि क्या हो कि वो उसका प्रोटीन डीनेचुरेशन हो जाए और वो कंप्लीटली रिमूव हो जाए। तो ये दोनों इफेक्ट दे सकती हैं आपकी एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब ये जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है इनमें आपकी सबसे पहले एंटीसेप्टिक्स की एग्जांपल्स हैं जो कि हम स्किन वगैरह पे, म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह पे यूज़ करते हैं। इनमें आपकी अल्कोहल्स आ जाते हैं, मर्क्यूरल्स आ जाते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, आयोडीन सोल्यूशंस, अल्कोहल्स, डिटर्जेंट्स वगैरह ये सब इसमें आ जाते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स की बात करें तो डिसइंफेक्टेंट और स्टेरिलाइजेशन में डिफरेंस यही होता है कि स्टेरिलाइजेशन में आपकी कंप्लीट रिमूवल हो जाता है माइक्रोब्स का, आपके सेल्स भी किल हो जाते हैं और स्पोर्स भी। लेकिन डिसइंफेक्शन के प्रोसेस में आपके स्पोर किल नहीं होते, ठीक है, स्पोर रिमेन रहते हैं उन फ्लोर, लेकिन आपका जो सेल है वो किल कर दिया जाता है। ये आप जो डिसइंफेक्टिंग वाला मेथड है, डिसइंफेक्टेंट्स हैं, ये आपके फ्लोर्स के लिए, टेबल्स के लिए, यूटेंसिल्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। इनमें आपकी अगर एग्जाम्पल देखें तो हाइपोक्लोराइड क्लोरीन की एग्जाम्पल है, डाइज हैं सर्टेन, कॉपर सल्फेट्स हैं, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स हैं, फॉर्मेल्डिहाइड है, फिनोलिक कंपाउंड्स हैं। ये सब जो है ये आप एज अ डिसइंफेक्टिंग एजेंट यूज़ करते हैं। उसके बाद हम ना अब जो देखेंगे, अब हमने ये देखना है कि एप्लीकेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन क्या है और ये कौन कौन सी चीज़ों को हम स्टेरिलाइज करते हैं। अब जो इसमें यही है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उनमें आपकी स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है। जैसे आपकी जो आईवी प्रिपरेशंस होती हैं, आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, सर्जिकल आइटम्स होती हैं, गॉजेज होते हैं, ड्रेसेस होती हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो कैनोलाज है, आईवी सिरिंजेस वगैरह ये सब कुछ है। इन सब मटेरियल्स को क्या ये 100% क्या होने चाहिए, 100% माइक्रोबियल फ्री होने चाहिए। उसके अलावा अगर हम ऑप्थेल्मिक की प्रिपरेशंस देखें, इरिगेटिंग सोल्यूशंस देखें, उनको भी ये ऐसे डोजेज फॉर्म है जो इंसर्ट किए जाते हैं आपकी बॉडी कैविटीज़ में। इन्हें 100% क्या होना चाहिए, इन्हें 100% माइक्रो फ्री होना चाहिए, वरना ये आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो उनको ये अब डिपेंड करता है उस सब्सटेंस पे या उस मटेरियल पे या उस डोजेज फॉर्म पे कि हम कौन सा मेथड यूज़ करके उसे स्टेरिलाइज करेंगे। तो ये होलली एंड सोलली डिपेंड करता है उस आर्टिकल पे और उस प्रिपरेशन पे। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो ग्लासवेयर आपके आते हैं
यूजुअली बीकर्स हैं, फ्लास्क वगैरह हैं, इनके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? इनके लिए यूजुअली हम या तो मॉइस्ट हीट यूज़ करते हैं या ड्राई हीट यूज़ करते हैं। अच्छा, जिनका अभी ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिनमें हम ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं या फिर हम हॉट एयर ओवंस का यूज़ कर सकते हैं। इक्विपमेंट जो आपके आ जाते हैं सर्टेन, जैसे कि आपकी ब्लेड्स वगैरह हैं, आपकी कोई भी आपके जो सर्टेन इक्विपमेंट्स हैं सर्जिकल्स के, मेटल्स के, उनके लिए अब हम उनके लिए भी डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। एक तो ये कि हम स्टीम स्टेरिलाइज कर सकते हैं उसे रैप करने के बाद, और ऑटोक्लेविंग का मैंने अभी आपको बताया था कि ऑटोक्लेव हम ओटी की जो आपकी ओटी में यूज़ होने वाली जो सर्जिकल आइटम्स होती हैं उनके लिए हम बेसिकली ऑटोक्लेविंग ही यूज़ करते हैं। 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 to 30 मिनट के लिए उसे क्या किया जाता है, स्टेरिलाइज किया जाता है। और इसमें ना हम ये करते हैं कि उस मटेरियल को अच्छी तरह रैप कर लेते हैं, रैप करते हैं स्पेशली जो आपकी शार्प्स हैं उनको। और शार्प्स के लिए वैसे तो ये मेथड नहीं यूज़ किया जाता, उसमें हम दूसरा जो डायरेक्ट हीट है उससे प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू मॉइस्ट हीट, क्योंकि ये शार्प की एजेस को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है और शार्पनेस उनकी रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, उसके बाद आपकी आ जाती हैं रबर्स एंड प्लास्टिक। रबर एंड प्लास्टिक के लिए भी आपका हम ये मॉइस्ट हीट वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। वो उसमें हम क्या करते हैं, आपके ग्लव्स हैं, स्टॉपर्स वगैरह हैं, उन सबको ऑटोक्लेव करते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर 20 मिनट्स। अच्छा, इसे ड्राई हीट के थ्रू भी किया जा सकता है और मॉइस्ट हीट, दोनों के थ्रू। उसके बाद आपकी आ जाती हैं एक्विस और नॉन एक्विस सोल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। अब अगर तो वो जो आपके सोल्यूशंस हैं वो थर्मोलेबाइल नहीं है, तो देन हम उनमें क्या कर सकते हैं, देन उनमें ऑटोक्लेविंग वगैरह हम कर सकते हैं। और अगर तो वो थर्मोस्टेबल है, आप कह लें कि हीट सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना आपकी हम बात कर रहे थे थर्मोस्टेबल सब्सटेंसेस की। थर्मोस्टेबल सब्सटेंस है अगर आपका कोई एक्वस सोल्यूशन है तो उसे ना हम 115 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 118 डिग्री सेंटीग्रेड तक 30 मिनट्स के लिए क्या करते हैं, हम उसे ऑटोक्लेव करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं। और अगर और जो दूसरे आपके सब्सटेंस आ जाते हैं जो ज़्यादा थर्मोस्टेबल हैं, उनको 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर रेज कर सकते हैं फॉर 15 मिनट्स। आपके जो सर्टेन आईवी प्रिपरेशन होती हैं, डेक्सट्रोज वगैरह, इरिगेटिंग सोल्यूशन, उन्हें सबसे पहले क्या किया जाता है, उन्हें सबसे पहले उनकी मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन की जाती है। जब उनकी फिल्ट्रेशन हो जाती है देन हम उन्हें सील कर देते हैं कंटेनर में, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उन्हें स्टीम स्टेरिलाइज भी कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड फाइबर्स, ठीक है। अब ये जो सर्जिकल ड्रेसिंग एंड फाइबर्स होती हैं, ये इनमें से कुछ जो होती हैं हीट सेंसिटिव होती हैं, कुछ हीट सेंसिटिव नहीं होती। तो डिपेंड करता है कि कौन सी आपकी हीट सेंसिटिव है या नहीं है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम इनके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। जो हीट सेंसिटिव होती हैं उन्हें फिर हम इथाइलिन ऑक्साइड वगैरह से या फिर रेडिएशन वगैरह के थ्रू हम क्या करते हैं, स्टेरिलाइज कर सकते हैं। और जो आपकी इसमें हीट सेंसिटिव नहीं है उन्हें फिर हम ऑब्वियसली हम ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट से ही स्टेरिलाइज करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इनमें आपके कॉटन, वूल्स, गॉजेस, स्वैब्स, बैंडेजेस, गाउन्स, कैप्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं।